हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। तो आज हम आ चुके हैं कक्षा 10 का प्रकाश का परावर्तन, जो कि चैप्टर 1 चल रहा था। हमने इसके पिछले वीडियो में गोली दर्पण के लिए U भी तथा F में अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V का निगमन करके दिखा दिया था आपको सूत्र का। और आज हम बात करेंगे उस पर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन की, जो कि हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, जैसे हमने कर दिया कि एक क्वेश्चन है 16 सेमी फोकस दूरी के 16 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेमी की दूरी पर 8 सेमी की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। ये हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रखा है कि 16 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेमी की दूरी पर रखा गया है, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करना, यानी प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है वो दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि क्या है। पहले बोला है कि यहाँ पे अवतल दर्पण बोला है, तो हमने आपको बता रखा है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो हमारा होता है वह प्लस के लिए माइनस होता है तथा उत्तल दर्पण के लिए प्लस होता है। हमने बता रखा है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमारा माइनस होता है तथा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण की बात बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। तो लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f इक्वल टू -16 सेमी, ये दे रखा है। तथा बोला है कि दर्पण से वस्तु 8 सेमी की दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी क्या कहते हैं, u कहते हैं। वस्तु की दूरी u बराबर 8 सेमी। और हमने आपको बता रखा है कि वस्तु जब भी रखते हैं, कोई दर्पण हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, हमेशा बाईं ओर रखते हैं। तो जब दर्पण से बाईं ओर वस्तु रखा जाएगा तो उसका चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, तो -8 सेमी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं दर्पण, और हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ठीक है, तो यहाँ मान भर लेते हैं। तो 1/F का मान कितना है, -16 इक्वल टू 1/U का मान कितना है, -8 प्लस 1/V। तो हमें भी ही चाहिए, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। इस संख्या को पक्षांतर करके इस साइड ले आते हैं, यानी 1/V, इसको इस साइड लिख लेंगे। और इधर क्या लिखेंगे, ये 1/-8 इधर आएगा तो 1/+8 बन जाएगा, इस साइड आएगा तो। और ये माइनस में 1/16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया। तो 1/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 16 ही होगा। 8 और 16 का लसा क्या हो जाएगा, एलसीएम 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे 8 दूना के 16, 2 एकम 2, और माइनस है तो माइनस, 16 एकम 16, 1 एकम 1, यानी क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा तो 1/16, यानी 1/V बराबर 1/16 बन रहा है। तो केवल V बराबर हम क्या लिखेंगे, V बराबर केवल लिख सकते हैं 16, 16/1 बन जाएगा 16 सेमी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, +16 सेमी। यानी कि प्रतिबिंब किधर बनेगा भैया, किधर बनेगा प्रतिबिंब, हमारा दर्पण के दाईं ओर बनेगा। प्लस आने का मतलब क्या है, दाईं ओर बनेगा। और जब दाईं ओर बन रहा है यानी दर्पण को पार करके बन रहा है तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि हमारा
प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमसे पूछ रखा था और हमने निकाल दिया भी का मान। ठीक है, अब एक इसी प्रकार से एग्जाम्पल क्वेश्चन एक लेते हैं। ठीक है, जैसे चलिए देखते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी दूर, 40 सेमी दूरी पर स्थित हो तथा जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है। तो बोला है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने लिया एक क्वेश्चन कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी दूरी पर स्थित हो तथा जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी की दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो सबसे पहले हमसे पूछ क्या रखा है, सॉल्व करते हैं इसे। हमसे पूछ रखा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर क्या है, पूछा है हमसे। तो हमने अभी भी आपको बता रखा कि अवतल के लिए फोकस दूरी माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, तथा उत्तल के लिए क्या होगा, धनात्मक यानी प्लस होगा। तो ये जब भी आंसर आएगा हमारा प्लस में ही आएगा। ठीक है, और हम लिख लेते हैं यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी की दूरी पर स्थित है, तो लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, u कहते हैं, स्मॉल u बराबर। तो अब हमेशा हमने कहा था कि दर्पण कोई भी होगा, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखेंगे, तो जो u दूरी हमारी होगी, u क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये u हमेशा क्या रहेगा, ऋणात्मक रहता है, ये फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -40 सेमी तथा जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है। अच्छा, v बराबर क्या दे रखा है, यानी लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेमी। क्या बोला है, 10 सेमी। तो अब ये बोला है कि तथा जिसका प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो हमने आपको बता रखा है कि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, आभासी। क्या बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। जब इतना दूरी पे, यानी कि ये न्यूनतम दूरी हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी है, उससे अधिक दूरी पर है, तो उसके लिए हमारा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में क्या बनेगा, आभासी बनेगा, मतलब दाहिनी ओर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसे हम क्या रखेंगे, 10 को क्या रखेंगे, +10 रखेंगे। क्या रखेंगे, +10 ही रखेंगे। ठीक है, ये +10 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये हमारा सूत्र होता है। अब इस सूत्र में मान भर के हम हल कर देते हैं। यहाँ पे 1/f ज्ञात करना है हमें, तो 1/u यहाँ मान 10 और यहाँ पे प्लस 1/-40, प्लस माइनस से क्या बन जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 10 और 40 का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, हमारा 40 ही बनेगा। यहाँ पे 4 - 1 हो जाएगा, यानी 1/f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हल करेंगे तो 1/f इक्वल टू 4 में से 1 जाएगा 3/14। तो अब इसे जब आगे लिखेंगे केवल f बराबर, यानी ये पलट जाएगा, तो यहाँ पे 40/3 बन जाएगा, यानी इसको लिखेंगे f बराबर 13.33 ऐसा कुछ आने लगेगा, इतना सेमी हो जाएगा हमारा जो कि ये फोकस दूरी। और हमने कहा भी था कि उत्तल दर्पण के लिए पूछा है, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये हमारा रहा फोकस दूरी। ठीक है, देख लीजिए इसे,
अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। इन दोनों निगमन के बाद अब हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइनियर मैग्निफिकेशन लिखेंगे। रेखीय आवर्धन, लाइनियर मैग्निफिकेशंस। ठीक है, लाइनियर मैग्निफिकेशंस यानी ये रेखीय आवर्धन क्या होता है? दरअसल में रेखीय आवर्धन यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी गोली दर्पण, अब गोली दर्पण के दो भाग, चाहे उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत कह सकते हैं कि नापी गई या ली गई, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ली गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस पर जो वस्तु रखा गया है उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम परिभाषा में लिख लेते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ली गई, मुख्य अक्ष के लंबवत ली गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा रखी गई वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ली गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा रखी गई वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी मुख्य अक्ष पे कोई जब वस्तु हम रखते हैं, जैसे ये मुख्य अक्ष हो गया, अगर ये हम कह लें कि यहाँ पर मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है और यहाँ पर हम कोई वस्तु रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब या तो अगर बन रहा है आभासी तो इधर बनेगा मुख्य अक्ष पर ही, या तो फिर अगर वास्तविक बन रहा है तो इधर नीचे इस पे बनता है। इस प्रकार से बनते जाते हैं हमारे। तो हम क्या कहेंगे कि ये किस पे बनता है? मुख्य अक्ष पर ही तो बन रहा है, तो मुख्य अक्ष पर ही प्रतिबिंब भी है और मुख्य अक्ष पे हमारा वस्तु भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो रेखीय आवर्धन होता है वह प्रतिबिंब की लंबाई और अपान में वस्तु की लंबाई को ही क्या कहते हैं? हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका अगर हम सूत्र बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यदि प्रतिबिंब की लंबाई को स्मॉल h डैश तथा वस्तु की लंबाई को स्मॉल h माना जाए तब क्या कर सकते हैं? रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर, सूत्र हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश अभी मैंने बोला और अपॉन में बटे में वस्तु की
लंबाई को h बोलेंगे। ठीक है, ये हमने इसका फार्मूला लिख दिया। ठीक है, यानी रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई h डैश बटे के वस्तु की लंबाई h। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम कहें कि ये रेखीय आवर्धन क्या मतलब है इसका, तो रेखीय आवर्धन ये बताता है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा या कितना छोटा है, और इसके कुछ कंडीशन भी होते हैं, शर्त भी होते हैं कि किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा या वस्तु के बराबर या वस्तु से छोटा होगा। तो उनको भी हम देख लेते हैं। हमने चिन्ह परिपाटी आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है, तो इसके जरिए हम देख लेते हैं शर्त भी इसका। ठीक है, ये आप लिख लीजिए अच्छे ढंग से। डालेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, आवर्धन का परिमाण एक साइड लिख लेंगे, इधर बना लेंगे प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं कि जब आवर्धन का परिमाण क्या हो, 1 के बराबर हो। यदि आवर्धन कह दें कि 1 हो, आवर्धन का परिमाण बराबर 1 हो, यानी कि 1 हो, 1 का मतलब 1 गुना हो, 1 गुना हो, तब हमारा जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह वस्तु के क्या होगा, बराबर। यदि हम कह दें तो लिखेंगे बराबर वस्तु का आकार, यानी प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा किसके, वस्तु के आकार के। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि जैसे हमने एक वस्तु एक मुख्य अक्ष पर रख दिया, यह है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर का वस्तु रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब चाहे उल्टा बने, आभासी बने, चाहे सीधा वास्तविक बने, जैसे भी बन ले, चाहे उल्टा वास्तविक बने, चाहे सीधा आभासी बने, किसी भी प्रकार बने, तो जब इसका प्रतिबिंब का भी साइज 5 सेंटीमीटर ही बनेगा, तब कहेंगे हमारा रेखीय आवर्धन क्या है, 1 है। क्या है, रेखीय आवर्धन 1 के बराबर है। यानी कहने का मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों जब बराबर होगा तब रेखीय आवर्धन कहेंगे 1 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम कह दें कि क्या हो, 1 से क्या हो, अधिक हो, 1 से क्या हो, ये अधिक हो, तब वस्तु का आकार भी क्या, वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। नहीं, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा किससे, वस्तु के आकार से। वस्तु के आकार से ये प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम कह दें कि क्या हो, 1 से कम हो, 1 से छोटा हो आवर्धन का परिमाण, अब 1 से कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु का आकार। अब वस्तु का आकार बड़ा होगा या प्रतिबिंब का, तो कहेंगे प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा वस्तु के आकार से। ठीक है, यानी ये चिन्ह देखिए, ये जैसे है ये चिन्ह वैसे ही ये चिन्ह है, जैसे ये चिन्ह है वैसे ही ये चिन्ह है। इसका मतलब इस चिन्ह के पहले प्रतिबिंब का आकार लिखा गया है और इस चिन्ह के पहले आवर्धन का परिमाण। आवर्धन का परिमाण जब 1 के बराबर होगा तब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और आवर्धन का परिमाण जब 1 से अधिक होगा तो प्रतिबिंब का आकार भी वस्तु के आकार से अधिक होगा। यदि आवर्धन का परिमाण 1 से कम होगा तो प्रतिबिंब का आकार भी वस्तु के आकार से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। इन तीनों केस में इस प्रकार से हमारा आवर्धन का परिमाण बनता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आवर्धन के लिए सूत्र क्या होता है उसका भी निगमन करेंगे अभी। ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, आवर्धन का निगमन कर लेते हैं और उसके बाद एक आध दो एग्जाम्पल देख लेते हैं उसी के सूत्र पे, और आसानी से हमारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, रेखीय आवर्धन, क्या लिखेंगे, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र, के लिए सूत्र लिख देंगे हेडिंग। इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका, लिखेंगे फार्मूला फॉर लाइनियर मैग्निफिकेशंस। ठीक है,
फार्मूला फॉर लाइनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब इसके लिए चाहे हम उत्तल दर्पण ले लें चाहे अवतल दर्पण, दोनों के लिए हमारा सेम होगा रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन में कोई अंतर नहीं होता, दोनों के लिए क्या होता है सेम। तो हम अवतल दर्पण की ही बात कर लेते हैं लेकर के। तो एक फिगर पहले हम लोग बना लेंगे, उसके बाद डेरिवेशन देखेंगे। एक जैसे हमने फिगर ले लिया, ठीक है, अब इस पर मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, यहाँ से ध्रुव P हो गया। क्या हो गया? ध्रुव P हमने रख लिया। ठीक है, मिटा देंगे। अब ध्रुव P हो गया, और अवतल दर्पण के जब ध्रुव P यहाँ है तो हमने कह दिया कि यहाँ कोई ये स्फेरिकल होगा यानी गोली होगा, तो यहाँ पे वक्रता इसका केंद्र C होगा और इसके मध्य में बिंदु F होगा जो कि फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब ये होगा। अब हम वस्तु को इस पे रखते हैं। मान लीजिए हमने अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच में कोई वस्तु AB रख दिया। क्या रख दिया? AB रख दिया। अब यहाँ से प्रकाश किरणें हमारी जिस प्रकार से चलती थी, यानी पहली बिंदु A यानी शीर्ष A से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी और वापस टकरा करके कहाँ आ रही थी? फोकस बिंदु पे आ रही थी। कहाँ आ रही थी? फोकस बिंदु पे आ रही थी। ठीक है, तो ये टकरा के कहाँ आएगी? फोकस बिंदु पे आएगी। ठीक है, फोकस बिंदु पे। ठीक, फोकस बिंदु पे आएगी। और दूसरी किरण हमारी कहाँ से चल रही थी? हमारी दूसरी किरण C से जा रही थी। C से जा करके फिर C पर ही वापस आ जा रही थी। ठीक है, तो इनका दोनों का जहाँ कटान बिंदु है, यानी कि ये पहली किरण हमारी ऐसे गई और टकरा के वापस फोकस पे आई, और दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र C से गई और टकरा करके फिर उसी मार्ग से वापस लौटी। तो दोनों का जो परावर्तित किरण का जो कटान बिंदु है, यानी इसका परावर्तित किरण ये है, इसका परावर्तित किरण फिर रिटर्न हो रहा है, यहाँ कटान बिंदु पे ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है भैया, तो अब हम इसे क्या कहेंगे? यहाँ A डैश और यहाँ B डैश। A1 से अगर हम कह दें कि M1 M2 मिरर है, AB वस्तु है। अब A से किरण गया, यहाँ बिंदु R है, R ले लेते हैं, और यहाँ पे बिंदु क्या ले लेते हैं? यस ले लेते हैं। यहाँ पे यस ले लेते हैं। ठीक है, और हम ये कह दें कि मान लेते हैं कि ये क्या है लाइन? ये हमारी जो मुख्य अक्ष लाइन है, इसको हम अभिलंब मान लें। क्या मान लें? दर्पण पे ये अभिलंब है, क्योंकि मध्य भाग में मिडिल में है, तो अभिलंब मान लेते हैं। तो यहाँ से कहते हैं कि हमारा एक आपतित किरण जो कि ध्रुव P पर जा रहा है, ऐसा हम समझते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं कि एक आपतित किरण जो कि आभासी ही बनाएंगे, ऐसा मान के। किस पे जा रहा है ये? ठीक है, और ये वापस कहाँ से लौट रहा है? ठीक, से तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारा कोण आपतन कोण I है, और यहाँ पे परावर्तन कोण क्या है? R है। ठीक है, और ये बीच की जो मुख्य अक्ष लाइन है वो क्या है? अभिलंब है। हम कुछ ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा तिरछा बना हुआ है, इसको हम लोग सीधे कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब आगे लिखेंगे मुख्य अक्ष
मुख्य अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु AB लेते हैं जिसके बिंदु A से एक किरण AR मुख्य अक्ष के समांतर चलकर बिंदु R पर टकराती है तथा फोकस F पर वापस लौटती है। क्या लिखेंगे? माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु AB लेते हैं जिसके बिंदु A से एक किरण AR मुख्य अक्ष के समांतर चलकर बिंदु R पर टकराती है तथा फोकस F पर वापस लौटती है। फिर लिखेंगे पुनः बिंदु A से एक दूसरी किरण AS वक्रता केंद्र C से चलकर बिंदु S पर टकराने के बाद वापस उसी मार्ग पर वापस लौटती है। देखेंगे अब दोनों परावर्तित किरणों के कटान बिंदु A' को मुख्य अक्ष पर लंबवत रेखा से मिलाने पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' बनता है। और जो कि उल्टा तथा वास्तविक है। ठीक है, उल्टा तथा वास्तविक है। ठीक है, ऐसा हम लिख लेंगे सब। इतना हो गया। इसके बाद अब इसे मिटा दें, इतना लिख लीजिए आप लोग भी। इसके बाद इसका आप डेरिवेशन करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, लिखेंगे। चूंकि देखिए जो अक्ष हमारा PB है या BP है, जो हमारा अक्ष BP है वो क्या है, मुख्य अक्ष है। अब ये इसे मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, इस दर्पण के लिए क्या है, अभिलंब लाइन है। अब ये दर्पण है हमारा अवतल दर्पण, इसके लिए मध्य भाग में है। तो कह सकते हैं कि चूंकि जो अक्ष PB है दर्पण के बिंदु P पर अभिलंब, ऐसा लिखते हैं कि चूंकि जो मुख्य अक्ष, चूंकि लिखेंगे जो मुख्य अक्ष PB है वह दर्पण
पर अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब है, ऐसा लिख देंगे। अभिलंब है, अतः ए पी बी यानी ए पी बी आपतन कोण आई दिख रहा है तथा बी पी ए डैश, बी पी ए डैश क्या है, परावर्तन कोण आर है, ठीक है। अतः यहाँ लिखेंगे अतः कोण ए पी बी आपतन कोण आई तथा कोण बी पी ए डैश परावर्तन कोण आर है। परावर्तन के नियम से हो जाएगा ये, किससे, परावर्तन के नियम से। जो मुख्य अक्ष पर पीबी आपको दिख रहा है, पीबी लाइन है ये क्या है, दर्पण पर अभिलंब है, दर्पण M1 M2 पर क्या है, अभिलंब है। अतः इनमें कोण ए पी बी हमारा क्या है, आपतन कोण आई बन रहा है तथा कहेंगे फिर बी पी ए डैश क्या बन रहा है, परावर्तन कोण आर बन रहा है। तो अब इस हिसाब से हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः कोण ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी पी ए डैश, यहाँ लिख देंगे परावर्तन के नियम से, क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से। और इसमें एक चीज़ हमें ये भी देख लें कि अगर हम कहें कि ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ से, तो इसमें ये हमारा क्या है, समकोण है, और यहाँ से हमारा एक ये भी हमारा त्रिभुज बन रहा है डैश बी डैश पी, और यहाँ पे ए बी पी ये भी एक समकोण है और यहाँ पर भी एक समकोण है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी पी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी से या में लिखते हैं, ठीक। क्या है हमारा कोण, कोण ए बी पी बराबर कोण क्या है, ए डैश बी डैश पी क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा दोनों में बी कोण है वो क्या दिख रहा है भैया, समकोण है, क्या दिख रहा है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का दिख रहा है दोनों में। तो लिख देंगे दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। अब जब ये समकोण है तो लिखेंगे त्रिभुज के कोण समकोणीय हैं, अतः त्रिभुज की समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश बटे के ए बी डैश पी या पी बी डैश बोल देंगे और नीचे पी बी बोल देंगे, पी बी डैश और नीचे पी बी हो जाएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, समीकरण 1 कह सकते हैं। अच्छा, अब इसी समीकरण से अब हमें क्या करना है, इनके जो संबंधित जो हमारे दूरी हैं, चाहे प्रतिबिंब के चाहे वस्तु के, उनको भरना है। तो इधर मान लेते हैं, पहले मानेंगे, माना वस्तु की लंबाई बराबर h, फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई बराबर h डैश, फिर लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से
वस्तु की दूरी बराबर u, ठीक है, अभी प्लस माइनस बता देते हैं। फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v, ठीक है। लेकिन इसमें अब हमने जैसे कि दर्पण के बाईं ओर वस्तु रखा है मुख्य अक्ष पे, और प्रतिबिंब भी हमारा बाईं ओर ही बन रहा है। यहाँ से अगर हम चतुर्थांश खींच के देखें तो हमें पता चलेगा कि दर्पण के ये सब क्या है, बाईं ओर हैं, सारी घटनाएं हो रही हैं। तो हम इसलिए चिन्ह के साथ, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इन्हें रखना, क्योंकि मैंने पीछे बताया कि चिन्ह परिपाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना चिन्ह के हमारा सब कुछ क्या हो जाएगा। दूरी है दर्पण से, दर्पण के ध्रुव P से, वो क्या है, अब हमारा u भी माइनस होगा और v भी क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो अब इन चारों राशियों को हमें इसमें देख करके भरना है। क्या करना है, u है, माइनस u लिया मैंने, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग p b लिख सकते हैं, और इसको p b डैश लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से, ये पूरी दूरी p b हो गई और ये प्रतिबिंब की दूरी p b डैश। वस्तु का ऊंचाई जो है, हाइट कह सकते हैं a b है, और प्रतिबिंब का a डैश b डैश है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसी चारों को उठा करके हमें इनके स्थान पे भर देना है, ठीक है। अब थोड़ा मिटा करके हम लिखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारा, रेखीय आवर्धन m बराबर, अब a डैश b डैश के स्थान पे क्या है, a डैश b डैश के स्थान पे हमें दिख रहा है h डैश है, और बटे के a b है, a b के स्थान पे हमें दिख रहा है h है, बराबर क्या रखेंगे, फिर बराबर p b डैश रखते हैं। क्या रखते हैं, p b डैश, यानी कि माइनस में v है, और बटे के नीचे क्या है, पी बी है, पी बी क्या है, माइनस में u है। क्या है, माइनस में u हमारा है, ठीक है। परंतु एक चीज़ और देखिए, हम कह रहे हैं कि हमारा जो वस्तु का लंबाई या कह सकते हैं ऊंचाई है वो ए बी है, जो कि मुख्य अक्ष पर सीधा बना हुआ है। मुख्य अक्ष पर क्या है, ये सीधा बना हुआ, तो इसे प्लस में ही कहेंगे। परंतु यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ये क्या है, मुख्य अक्ष पर उल्टा बना हुआ है, नीचे की ओर बना हुआ है, इसलिए इसकी दिशा अब विपरीत है, इसलिए कहेंगे माइनस है। क्या है, ऋणात्मक, इसको ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ऋणात्मक। तो यहाँ पे हमें माइनस इन्हें दिखाना होगा, एच डैश क्या दिखाना होगा, माइनस, ठीक है। तो ये हमारे देखिए दोनों हमारे माइनस माइनस से कट गए, प्लस हो गए, लेकिन यहाँ यम इक्वल टू ये माइनस है, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस अगर यहाँ पर है तो हम कह सकते हैं इसमें अगर गुणा हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एच डैश बटा के एच बराबर माइनस में v बटा के u, और यही हमारा फाइनली फार्मूला का, ठीक, रेखीय आवर्धन m बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस में v अपान u बन जाता है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं चाहे अवतल के लिए हो चाहे उत्तल के लिए, दोनों के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, हमारा सेम होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम देखेंगे इसी पर आधारित एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं, अंकित प्रश्न, जिससे और आसानी होगी समझने में, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रखा है, जैसे कह दें कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख एक अवतल दर्पण के सम्मुख यानी सामने रखी वस्तु की लंबाई 20 सेमी है। सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई कितनी है, 20 सेमी है, 20 सेमी है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेमी है, यदि वस्तु द्वारा बने
प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेमी है, क्या है 10 सेमी है, तो अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण में बने रेखीय आवर्धन का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई कितनी है, 20 सेमी है। तो हम पहले लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। इसे कहे हैं वस्तु की लंबाई को स्मॉल h से दिखाते हैं, जो कि हमारा क्या है 20 सेमी दे रखा है। ठीक है, यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, अब बोला है कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है भैया h डैश, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है h डैश 10 सेमी है, 10 सेमी है। तो अवतल दर्पण में बने रेखीय आवर्धन का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। किसके लिए, अवतल दर्पण में बने रेखीय आवर्धन का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं हम रेखीय आवर्धन m बराबर हमारा होता है m = h डैश अपान h। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे m बराबर h डैश का मान कितना है 20 है, क्या है 20 है, और यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई क्या है 10 है, क्या है उल्टा हो गया, h डैश का मान ऊपर 10 है और h का मान 20 है। ठीक है, ये भी सेमी में है, ये भी सेमी में है। तो m बराबर क्या कर देंगे, 0 से 0 कट गया तो 1/2 आ गया, और सेमी भी कट गया, यानी m जो रेखीय आवर्धन हमारा है वह 1/2 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो वस्तु की लंबाई है उसकी आधी प्रतिबिंब की लंबाई होगी, यानी उसका आधा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अब हमारा प्रतिबिंब यदि आधा बन रहा है वस्तु की अपेक्षा, तो आवर्धन भी क्या होगा, आधा गुना होगा। ठीक है, आधा गुना होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कंडीशन में। ठीक, तो ये रहा। अब इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम नए अध्याय के साथ लेकर के जल्द ही आते हैं वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां सरस्वती।